ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अगला राइट है अपना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसे देखते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 में मेंशन्ड है। और ये, जैसा कि हमने बात की थी कि रिलीजन या धर्म की जो उत्पत्ति है वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए बनी थी। तो जो रिलीजन है वो सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है, इंडिविजुअल साथ में आते हैं, वो कलेक्टिव वर्शिप करते हैं, तो सोसाइटी इंटीग्रेट होती है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल के सोशल लाइफ का या प्राइवेट लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो इसीलिए हमारे संविधान ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक फंडामेंटल राइट माना है, और उसमें 4 राइट्स दिए गए हैं हमारे सिटीजन्स को और इसके अलावा बाकी लोगों को भी। तो आइए हम उन राइट्स को देख लेते हैं। तो जो पहला राइट है वो आर्टिकल 25 है। वो क्या बोलता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स मेंशन है, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, हम देख लेते हैं। प्रैक्टिस मतलब फॉलो प्लस प्रैक्टिस, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो आप टेंपल जा सकते हैं, आपको उसके लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद जा सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जा सकते हैं, ऐसे करके आप सिख हैं तो गुरुद्वारा जा सकते हैं। तो आप अपने रिलीजियस प्लेस पे अपना जो रिलीजन है वो प्रैक्टिस या फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये मतलब हो गया प्रैक्टिस का। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब है रिलीजियस टीचिंग, कि जो फॉलोवर्स हैं रिलीजन के, उनको अगर आप रिलीजियस टीचिंग्स दे रहे हैं इन अप्रोप्रिएट वे, तो उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। वो आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोई रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे प्रोफेस भी कर सकते हो, कि कोई आपकी रिलीजन में इंटरेस्टेड है तो आप उसकी जो वैल्यूज हैं वो सामने वाले को बता सकते हो, वो दे सकते हो, तो उसका मतलब हुआ प्रोफेस। प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब है कि जो रिलीजियस वैल्यूज है उनको लोगों तक पहुंचाना अलग अलग मीडियम से। वो लोग यहाँ के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो रिलीजियस गुरुज हैं उनका अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, वहां से वो वैल्यूज प्रोपागेट कर रहे हैं। तो हमारे आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। ठीक है, तो हमने तीनों वर्ड्स का मतलब समझ लिया और ये आर्टिकल 25 हमारा बताता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 26 में आ जाते हैं। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक, तो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का क्या मतलब है? कि आप फ्री हो, आपको राइट है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर रिलीजियस ट्रस्ट बनाना चाहते हो, या आप टेंपल बनाना चाहते हो, या आप मस्जिद बनाना चाहते हो, तो उनके मैनेजमेंट के लिए कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन आप रखोगे, या कोई ग्रुप बनाओगे, कोई बॉडी बनाओगे, तो उसे मैनेज करने के लिए आप फ्री हो, आपको राइट है आर्टिकल 26 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मंदिरों की जो जमीन है उसका टैक्स नहीं लगता है। ठीक, ऐसी अदर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जैसे कि हम हमारे घरों में हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ियों में हम रोड टैक्स देते हैं। तो इसलिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या जो रिलीजियस ट्रस्ट है, अगर हम रिलीजियस ट्रस्ट बनाएंगे तो
इन्हें फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, टैक्स फ्रीडम मिलता है, मतलब इनमें कुछ टैक्सेस कम लगाए जाते हैं। तो यही आर्टिकल 27 बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब आर्टिकल 28 देख लेते हैं। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल्स, मतलब चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म प्रमोट करता है, तो जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये स्टेट फंडेड स्कूल्स होंगे, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो स्टडी ऑफ रिलीजन है वो अलाउड है, मतलब जो रिलीजन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सोसाइटी को जानने चाहिए, जो एक चाइल्ड को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जानने चाहिए, वो बताई जाएंगी स्कूलों में। लेकिन जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप उन स्कूलों में जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा है, जहां से जिन स्कूलों में गवर्नमेंट फंड कर रही है, उन स्कूलों में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, मतलब अपना रिलीजन प्रोपागेट नहीं कर सकते, किसी को फोर्सफुली रिलीजियस वैल्यूज नहीं बता सकते। लेकिन स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब जो बेसिक फीचर रिलीजन के इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ये अलाउड है। ठीक है, तो रिलीजियस फ्रीडम में हमने 4 फ्रीडम देखे। ठीक, पहला कौन सा था? राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 26 में राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। और आर्टिकल 28 में क्या है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल। एजुकेशन के फॉर्म में हो सकता है स्टडी ऑफ रिलीजन, लेकिन इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता या प्रोपगेशन के फॉर्म में नहीं हो सकता स्टेट फंडेड स्कूल्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें 2 राइट मेंशन्ड है, आर्टिकल 29 एंड 30। तो ये आर्टिकल 29 है। तो ये क्या करता है? राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो हमारी सोसाइटी में जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो वीकर सेक्शन में जनरली कंसिडर किए जाते हैं। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें एम्पावर करने के लिए उन्हें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो राइट मेंशन्ड है आर्टिकल 29 और 30 में। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का ये पार्ट है, जिसमें राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनको आर्टिकल 29 ये पावर देता है, ये राइट देता है कि वो अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बोडो ट्राइब है, ये असम में है, तो इसे आर्टिकल 29 में राइट है कि अपना लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व कर सके। क्यों? जो बोडो ट्राइब है वो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, क्योंकि हमने देखा था कि ये राइट लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को मिलते हैं। तो बोडो ट्राइब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तो इसे पावर मिला होगा कि ये अपनी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व कर सके। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो आर्टिकल 30 है, ये आर्टिकल 29 को सपोर्ट करता है। किस फॉर्म में?
आर्टिकल 29 ने बोला जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको अपना लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व करना है। तो आर्टिकल 30 उसको प्रिजर्व कर सकता है कैसे? ऑन स्कूल्स या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपना लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसे हम AMU के नाम से भी जानते हैं, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 30 बोलता है कि जो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 29 को एनफोर्स करने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और कल्चर को प्रिजर्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि विच आर्टिकल इज नोन एज, या विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये किसने बोला था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 में या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या लिखा है। तो सिटीजन्स कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 में लिखा है कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ये भी उनका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें कुछ रेमेडीज लिखी हुई हैं, हम आगे देख लेते हैं कौन कौन सी रेमेडीज है। जैसे हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब है टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। इससे क्या मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट हो रहा है या उसे इलीगली डिटेन किया गया है तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हेबियस कॉर्पस वाली रेमेडी यूज करेगा कि मुझे इलीगली डिटेन कर लिया गया है और मुझे ये अपनी राइट एक्सरसाइज करनी है, फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, जो भी उसका डिटेंटर है, कि जो जिसको आपने इलीगली डिटेन किया है उसे कोर्ट में प्रत्यक्ष लेकर आओ, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो ये पहली रेमेडी हुई। ठीक, दूसरी रेमेडी क्या है? मैंडमस, मतलब वी कमांड। इस रेमेडी से सुप्रीम कोर्ट क्या बोल सकता है कि कोई भी जुडिशियल बॉडी
या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट फंक्शनरी अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करे जो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करेंगे। ठीक है, तो मैंडेमस का क्या मतलब है? वी कमांड। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि किसी भी जुडिशियरी को, लोअर जुडिशियरी को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट फंक्शनरी को ऑर्डर देगा कि अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करो जिससे कि इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट अपहोल्ड हो सके। ठीक है। तीसरा प्रोहिबिशन, इसका मतलब है टू प्रोहिबिट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी लोअर कोर्ट को या जुडिशियल बॉडी को उसकी लिमिट ब्रीच करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई लॉफुली इस्टेब्लिश्ड कोर्ट अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन का रिट इशू करके उसे उसकी लिमिट प्रोहिबिट कर सकता है या उसकी लिमिट सेट कर सकता है। ठीक है, सर्श्योरी टू बी सर्टिफाइड। इस केस में या इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट से जो केस है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट खुद को ट्रांसफर करने की बात कर सकता है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड होंगे। ठीक, और पांचवा क्या है? क्वो वारंटो। इसका मतलब है वाई व्हाट अथॉरिटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल को पूछ सकता है कि तुम किस अथॉरिटी से उस ऑफिस में अपॉइंट किए गए हो। अगर वो इलीगल अपॉइंटमेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये बेसिकली कब यूज किया जाता है? इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब जैसे हमने आर्टिकल 16 देखा था, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो अगर कोई इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन या नेपोटिज्म यूज करके किसी भी पब्लिक ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट पा लेता है या उसे एम्प्लॉयमेंट में रख लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्वो वारंटो का रिट इशू करके उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सकता है कि किस अथॉरिटी ने तुम्हें अपॉइंट किया है, और अगर वो अपॉइंटमेंट इलीगल है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है इंडिविजुअल के, जैसे कि आर्टिकल 16, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड क्रिएट कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस थे, जैसे केशवनंदा भारती केस। इस केस से हमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिला। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान के कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिन्हें किसी भी मैकेनिज्म से अमेंड नहीं किया जा सकता, चाहे वो सिंपल अमेंडमेंट हो या स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो। ठीक है, तो इसने बोला केशवनंदा भारती केस में कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट के पार्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो अमेंड नहीं हो सकते हैं, बाकी फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस कौन सा था? मेनका गांधी केस। इस केस में क्या बात हुई? इस केस में बात हुई कि राइट टू मूव
freely outside India ये पार्ट है आर्टिकल 21 का। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या बोला गया कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है या आपको इंडिया से बाहर मूव करना है तो आर्टिकल 21 के थ्रू, राइट टू लाइफ के थ्रू आप ये कर सकते हो, आपको रोका नहीं जा सकता। ठीक, और तीसरा केस कौन सा था? मिनरवा विल केस। इस केस ने बोला कि हमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में एक बैलेंस लाना है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बेड रॉक पे बना हुआ है, मतलब जो उसका फाउंडेशन है या बेस है वो फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक बैलेंस स्टैब्लिश करने की बात की है, जो कि मिनरवा मिल्स केस में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट का? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा क्या है? सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट देयर लाइफ, और इसकी एनफोर्समेंट के लिए, राइट के एनफोर्समेंट के लिए हमने क्या देखा? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करता है किससे? आर्टिकल 32 से। ठीक है, अब आगे कुछ हम एक्सेप्शन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट के, कि कभी कभी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है या वो अप्लाई नहीं होते हैं। वो केस कौन से हो सकते हैं? तो पहला क्या है? सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, कि कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप देश विरोधी संगठन है या देश विरोधी स्पीच दे रहा है, जिससे इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे खतरा बन सकता है, तो उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो ले सकती है। वो अपना आर्टिकल 19 के तहत जो राइट है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर उसका जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है? पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अपना राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अगर उस रिलीजन की प्रैक्टिस से पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या रूल ऑफ लॉ अफेक्ट हो रहा है, तो उसका राइट टू रिलीजन रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, हेट स्पीच। ये भी आर्टिकल 19 के अंदर हमें जो अलग अलग राइट मिले हैं उनमें भी, अगर आप कोर्ट को कोई इंडिविजुअल स्कैंडलाइज करता है या सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट को कम करता है, तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है तो वहां भी उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है, और हेट स्पीच तो वैसे भी इलीगल है। ठीक है, फिर इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, जैसे कि हमने देखा था कि आर्टिकल 22 में इलीगल डिटेंशन रोका गया था। इलीगल डिटेंशन नहीं हो सकता किसी भी इंडिविजुअल का, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है या स्टेट को लगता है कि वो इंडिविजुअल कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाला है, तो उसका डिटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट का। फिर गुड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। फॉर एग्जांपल, कि जैसे इंडिया यूएसए हो गया, इंडिया फ्रांस हो गया, इंडिया रशिया हो गया, इंडिया चाइना हो गया, तो इनसे हमको अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल या ग्रुप
अपना फंडामेंटल राइट एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई मीडिया हाउस है तो उसने कुछ ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस पे कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गए, तो उसकी राइट वहां पे रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एक्सेप्शन थे, इसके अलावा और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। ठीक, हम लास्ट में देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट चूंकि इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल होते हैं, मौलिक होते हैं, तो कुछ जो है वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को दिए गए हैं, जो इंडियन सिटीजन है या भारतीय नागरिक है, और बाकी जो है हमारे फंडामेंटल राइट वो सभी को अवेलेबल है। ठीक, तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 29 और 30 है वो हमारे सिटीजन्स को दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 में बात हुई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो वो बस हमारे सिटीजन्स को है। आर्टिकल 16 में बात हुई है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट के केस में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो आर्टिकल 16 में मेंशन है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन्ड है, तो वो भी सिर्फ हमारे सिटीजन्स पे अवेलेबल है। और आर्टिकल 29 में है कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो अपना कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम प्रिजर्व कर सकती हैं। और आर्टिकल 30 में भी जो हमारी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 राइट्स हमारे सिटीजन्स को मिले हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो राइट्स हैं वो सिटीजन प्लस एलियन दोनों को मिले हुए हैं। एलियन शब्द जनरली पॉलिटी में यूज होता है जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके लिए। तो आप लोग जब पढ़े या जब वीडियो देखे तो एलियन का मतलब ये ना समझे कि ये दूसरे ग्रह के लोग हैं, ये दूसरे देशों के लोग हैं जो हमारे देश में आते हैं, उन्हें हम नॉन सिटीजन्स या एलियन बोलते हैं। ठीक है, तो इन 5 राइट्स के अलावा बाकी राइट्स जो बचे वो हम सभी को देते हैं, सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स। जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 17 हो गया अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 20 हो गया 21 राइट टू लाइफ हो गया, और भी बाकी जो राइट्स हैं वो हम सभी को देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का खत्म हुआ हमारा। अब हम आगे अगले लेक्चर में डीपीएसपी करेंगे। थैंक यू।